हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। 546 प्रश्न कंप्लीट हुए हैं। इसके आगे आज शुरू करेंगे। तो इम्पोर्टेंट होंगे प्रश्न, और यूपीएससी, स्टेट पीएससी के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक ज़रूर देखें। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का पहला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान तमिलनाडु तट सूखा रहता है, इसका कारण क्या है? तो तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल शाखा की खाड़ी के समानांतर पड़ता है, इसलिए सही। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर जो शाखा है उसके वर्षा छाया क्षेत्र में नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं हटा देते तो ये स्टेटमेंट सही होता, लेकिन नहीं है तो इसलिए गलत है। ठीक। तीसरा स्टेटमेंट है, पूर्वी घाट के बहुत ऊंचे शिखर के कारण मानसूनी हवाएं तट और फिर से टकराती हैं। मतलब तट से तभी टकराती है जब इसकी क्या है, घाट जो है, बहुत घाट पर बहुत ऊंचे ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत। क्यों? क्योंकि पूर्वी घाट जो है पश्चिमी घाट की अपेक्षा ऊंचा नहीं, बल्कि इसकी औसत ऊंचाई है 600 से 900 मीटर। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। व्याख्या है कि तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा के समानांतर है, इस वजह से मानसूनी हवाएं इसे मारती नहीं, मतलब इसे टकराती नहीं, इससे गुजर जाती हैं। ठीक। तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है, लेकिन दिए गए बयान कहा गया क्या कि वर्षा छाया क्षेत्र में नहीं है, ये ध्यान रखना। क्योंकि यह दोनों शाखाओं में नमी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यह सूखा रह जाता है। यह इधर जो नमी आती है, क्या होता है कि वो नमी बहुत कम रह जाती है। ठीक है, ये इसलिए ये तट सूखा रहता है। इसके बजाय उत्तर पूर्वी जब मानसून आता है तब वर्षा होती है यहाँ पे। ठीक है। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट की ऊंचाई देखी जाए तो बहुत कम है, उनके पास बहुत अधिक शिखर भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में बता रखे हैं, तो उनको ध्यान से सुनेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, विंटर मानसून। विंटर मानसून, जिसे नॉर्थ ईस्ट मानसून कहा जाता है, के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए ऑप्शंस गलत हैं, इसमें हो जाएगा पूर्वी जेट पवने। ठीक है, इतना ध्यान रखना, ये सही होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर है उत्तर पूर्वी मानसून की जगह ये जेट पवने हो जाएंगी। देखिए, उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे आमतौर पर सर्दियों मानसून कहा जाता है, भूमि से समुद्र तक ही चलता रहता है। जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होता है, जिसे ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी को पार करने के बाद समुद्र से भूमि पर चलता है। तो ये जो उत्तर पूर्वी मानसून आता है या फिर विंटर मानसून जो होता है, वो क्या होता है, भूमि से समुद्र की ओर चलता है। ठीक है, भूमि से समुद्र की ओर चलता है, इसलिए इसमें, ठीक ना, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट, उच्च दबाव प्रणाली आमतौर पर हवा और वर्षा लाती है, बात सही है या फिर गलत है? उच्च दबाव प्रणाली आमतौर पर हवा और वर्षा दोनों लाती है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। ठीक है। दूसरा है, कम दबाव प्रणाली आमतौर पर शुष्क और वर्षा मौसम की विशेषता है, तो दोनों ही गलत हैं। अगर हम इनको एक्सचेंज कर देते, इसको इससे, ठीक है, और इसको इससे, तो सही हो जाते। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। इसका सही उत्तर इसलिए कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या है। उच्च दबाव प्रणाली ठंडी हवा होती है। ठीक है, वायुमंडल की ऊपरी परतों से पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ रही है। यह डूबते यह हवा अधिक घनी हो जाती है और किसी भी पानी को वाष्पीकृत करता है। ठीक, बादलों को बनाने के लिए पानी नहीं बल्कि हवा स्थिर, निष्पक्ष और सूखी है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। दूसरा है,
कम दबाव प्रणालियों के परिणाम स्वरूप वर्षा तूफान के साथ अस्थिर मौसम होता है, जबकि उच्च दबाव वाले लंबे समय तक बसे हुए ड्रायर मौसम में आता है। ये कम दबाव प्रणाली के परिणाम स्वरूप अस्थिर मौसम होता है और बादलों उच्च हवा वर्षा को प्रस्तुत कर सकता है। कम दबाव वाला, ठीक। जैसा कि कम दबाव तेज होता है तूफान या तूफान ये बन भी सकते हैं। हमने बताया था कि जो हल्का होगा वो मतलब जो जिसमें नमी नहीं होगी वो क्या होगा, और जो हल्का होगा वो बहुत तेज चलेगा, ठीक है, वो अपना रास्ता भी चेंज करता रहता है। लेकिन जो जिसमें भारीपन है वो क्या करेगा, वो स्थिर होके चलता है, ठीक है, स्थिरता उसमें होती बहुत ज़्यादा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, क्या है प्रश्न है कैटाबेटिक हवा, कैटाबेटिक और एनाबेटिक दो हवाएं होती हैं। कैटाबेटिक हवाओं के बारे में बताना कौन सा कथन सही है, तो इसमें बताना सही कौन सा है, तो पहला स्टेटमेंट है उन्हें ग्रेविटी हवाएं या डाउनलोप हवाएं भी कहा जाता है। सही है या फिर गलत है? पहला स्टेटमेंट सही है, ग्रेविटी हवाएं या फिर डाउनलोप हवाएं कहते हैं, ठीक। वह विभिन्न ऊंचाई पर हवा में घनत्व के अंतर के कारण होती हैं कैटाबेटिक हवाएं। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके क्या हैं, सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। देखिए क्या है, ये हवाएं पर्वतों पठारों की ऊंचाई से नीचे की ओर चलते, मतलब पर्वतीय समीर बोलते हैं इनको, ठीक है, ध्यान रखना, और नीचे की ओर घाटियों या विमानों के लिए अपनी ढलान बनाती हैं। एक कैटाबेटिक पवन एक पठार, पर्वत, ग्लेशियर, एक पहाड़ी के ऊपर से हवा के विकिरण संबंधी शीतलन से निकलती है। चूंकि हवा का घनत्व तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, हवा का जो घनत्व होता है इस समय तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हवा क्या करते नीचे की ओर जाती है, जो लगभग उतरती जैसे ही यह उतरती है, ठीक। हवा का तापमान स्रोत क्षेत्र में तापमान और वंश की मात्रा पर निर्भर करता है। मतलब हवा का तापमान किस पे निर्भर करता है, किस क्षेत्र से होकर जा रहा है, वो समुद्र से होकर जा रहा है या महाद्वीपीय क्षेत्र से होकर जा रहा है, जहाँ से होकर जाएगा वही उस पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक। उन्हें ग्रेविटी हवाएं डाउनलोप हवाएं भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना, ठीक। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा पर चक्रवात क्यों नहीं बनते हैं, इसका कारण क्या है? भूमध्य रेखा पर चक्रवात नहीं बनते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि भूमध्य रेखा पर आइसोबर्स के समानांतर हवा चलती रहती है। सी इसका सही उत्तर है, ठीक है। इसका भूमध्य रेखा पर चक्रवात नहीं बनते हैं, कोरियालिस बल भूमध्य रेखा पर अधिकतम है, भूमध्य रेखा पर कोरियालिस बल शून्य होता है। इसका सही उत्तर होगा ए, ठीक है, सी नहीं होगा, इसका सही उत्तर सी ए हो जाएगा। क्यों नहीं बनते हैं, इसका कारण यह है कि भूमध्य रेखा पर कोरियालिस बल क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, इसका सही उत्तर ए है, ठीक है। व्याख्या देखते हैं, कोरियालिस बल अक्षांश के कोण के सीधे आनुपातिक है, अक्षांश के कोण के सीधे आनुपातिक होता है कोरियालिस बल। अर्थ क्या होता है इसका, कोरियालिस बल भूमध्य रेखा पर 0 और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ध्यान रखना, कोरियालिस बल भूमध्य रेखा पर 0 रहेगा और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। जैसे कि कोरियालिस बल 0 होता है, भूमध्य रेखा पर हवा आइसोबार से लंबवत चलती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे है कि निम्न दबाव तीव्र होने के बजाय यहाँ भर जाता है, अर्थात शून्य कोरियालिस प्रभाव के कारण हवा को कोई स्पंदन नहीं होता, गरज के साथ हवाएं सीधी खड़ी होकर ऊपर उठती हैं, इसलिए सही उत्तर इसका ए है, ठीक है, पहला वाला विकल्प इसका सही है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते क्या है। अगला प्रश्न है ओस के संबंध में बताना है। ओस क्या होता है भाई, तो ओस के गठन की आदर्श स्थिति क्या होती है? स्वच्छ आकाश होना चाहिए, शांत हवा चाहिए, उच्च सापेक्ष आर्द्रता होनी चाहिए, ठंडी और लंबी रातें होनी चाहिए, तभी ओस बनते हैं। बात सही है, ठीक है। ओस के गठन के लिए आवश्यक है कि ओस बिंदु हिमांक से ऊपर हो। ओस बिंदु अगर हिमांक से ऊपर है तो ओस बनते हैं, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही, इसलिए सही उत्तर इसका सी हो जाएगा, ठीक, सी इसका सही उत्तर है। अब देखिए, इसके गठन की आदर्श स्थिति स्पष्ट आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता, ठंडी लंबी रातें होती हैं। ओस के गठन के लिए आवश्यक है कि ओस बिंदु हिमांक से ऊपर हो, ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि चिनूक या फॉन
चिनूक या फॉन, ये जानते हैं ना इसके बारे में। चिनूक या फॉन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, हमें बताना है कि चिनूक या फॉन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं। तो वो मजबूत, शुष्क और गर्म हवाएं होती हैं, सही है ये तो। ये हवाएं तब बनती जब बढ़ते दबाव के साथ आरोही हवा संकुचित हो जाती है, ये गलत है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत है। ये हवाएं पहाड़ों के किनारे की तरफ विकसित होती हैं, भी सही है। हवाएं बर्फ को पिघलाकर जानवरों की चराई में मदद करती हैं, अंगूर के पकने की तेजी लाती हैं। ठीक है, तो ये पहला, तीसरा, चौथा मतलब ए सी डी सही है। इसका रंग क्या होगा, बी, क्योंकि कथन पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कौन सा है, तो गलत हमें बताना है, तो इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, देखते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। बी सही उत्तर। हाँ, अब देखिए चिनूक क्या है, यह तेज शुष्क गर्म हवा होती है जो पहाड़ों के किनारे पर विकसित होती है। ये हवाएं तब बनती जब अवरोही हवा बढ़े हुए दबाव के साथ संकुचित हो जाती है। ध्यान रखना, अवरोही हवा बढ़े हुए दबाव के साथ संकुचित हो जाती है तभी ये बनती हैं। ये हवाएं उत्तरी आल्प्स की घाटियों में अनुभव की जाती हैं, उत्तरी आल्प्स की घाटियों में अनुभव की जाती हैं, विशेष रूप से वसंत में स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखना, ठीक। हवाएं बर्फ को पिघला देती हैं, जानवरों को चराने में मदद करती हैं, अंगूर के पकने को तेज कर देती हैं। यही इनकी विशेषता है, किसकी, चिनूक या फॉन की। चलिए अगला प्रश्न देखें क्या है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विशेषताओं वाले उपयुक्त जलवायु क्षेत्र का के बारे में बताना हमें। मतलब नीचे ये कुछ बताए गए हैं स्टेटमेंट्स, इनको पढ़ के हमें बताना है कि ये किस जलवायु के की विशेषताएं हैं। ठीक, तो देखिए पहला स्टेटमेंट है कि वर्षा का स्तर यहाँ होता 35 से 75, गर्म शुष्क गर्मी, ठंडा गीली सर्दियाँ यहाँ पे होती हैं। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है कि पवन पेटियों का यहाँ पे स्थानांतरण होता है। तो ये कौन सा, इसका सही उत्तर क्या है, ये किसके बारे में बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है आपके भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में, मतलब इसका सही उत्तर है बी। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में, ध्यान रखना है, बी इसका सही उत्तर है। इस प्रकार की जलवायु का मूल कारण क्या है, पवन पट्टियों का स्थानांतरण, साफ आसमान, उच्च तापमान, गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल, ठंडी गीली सर्दी। ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा 35 से 90, जल निकायों से ठंडा होने के कारण जलवायु इसकी चरम पर नहीं हो पाती। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में बेहद कम दबाव होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में बेहद कम दबाव होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में क्या होता है, दबाव कम होता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा क्या है, आमतौर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में आके, और वो मुख्य रूप से गर्मियों में होते हैं। तो इस दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। शीतोष्ण चक्रवात हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं और सर्दियों में मुख्य रूप से पैदा होते हैं। कब पैदा ये सर्दियों में होते हैं शीतोष्ण, और उष्ण होते हैं गर्मी में। तीनों स्टेटमेंट सही है, सही पूछा गया था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। डी इसका सही उत्तर है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में बेहद कम दबाव होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण चक्रवात के लिए पसंदीदा प्रजनन आधार निम्नलिखित में से कौन सा है। पसंदीदा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि अब इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट दिया गया है दक्षिण पूर्व कैरिबियन क्षेत्र, सही है या फिर गलत है। दक्षिण पूर्व कैरिबियन क्षेत्र पसंदीदा प्रजनन आधार शीतोष्ण चक्रवात के लिए, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब देखिए पहला ए और डी हटा देते हैं। ठीक, दूसरा क्या है,
दूसरा है मैक्सिकन खाड़ी, बात सही है। अब देखिए पहला तो नहीं है, लेकिन जहाँ पे दूसरा है वो सही है, ठीक है। तो दूसरा सही किसमें दिख रहा है? ए और डी के अलावा बी में दिख रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। मतलब मैक्सिकन खाड़ी और भूमध्य सागरीय बेसिन जो रूस तक फैला हुआ है, ये दोनों शीतोष्ण चक्रवात के लिए उत्पन्न क्षेत्र हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर बी हो गया। चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। शीतोष्ण चक्रवातों के पसंदीदा प्रजनन क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में सियरा नेवादा, कोलोराडो, पूर्वी कनाडाई रॉकी महान झीलों के क्षेत्र में फैला हुआ है, बात सही है। शीतोष्ण चक्रवात मैक्सिकन खाड़ी में फैला हुआ है, बल्ट आइसलैंड से बारंट सागर तक फैला हुआ है और रूस साइबेरिया पर ये चलता है, ठीक। तीसरा ये भी है अंटार्कटिका ललाट क्षेत्र। तो ये जो हैं यहाँ यहाँ पे शीतोष्ण चक्रवात आते हैं, यहीं से शीतोष्ण चक्रवात बनते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो यह प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियों का गठन करेगा, ठीक है। बाल बाल कल्याण समितियों का गठन करेगा, तो सही है या फिर गलत है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरा है 16 से 18 आयु वर्ग में कानून के साथ संघर्ष में किशोरों की अनुमति देता जघन्य अपराधों में शामिल है जिन्हें वयस्क के रूप में आजमाया जा सकता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख, इसकी व्याख्या देखें क्या है। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015 में किशोर न्याय बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम 2000 को कानून और बच्चों की देखभाल सुरक्षा के लिए संघर्ष में बच्चों को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए प्रतिस्थापित किया है, ठीक। अधिनियम ने किशोर से बच्चे कानून के साथ संघर्ष में बच्चे के नामकरण से को बदल दिया। इसके अलावा इसने किशोर शब्द के से जुड़े नकारात्मक अर्थों को भी हटा दिया है, ठीक है। इसमें अनाथ, परित्यक्त, आत्मसमर्पित बच्चों जैसी कई नई और स्पष्ट परिभाषाएं भी शामिल है और छोटे, गंभीर और जघन्य अपराध बच्चों द्वारा किए गए। तो अभी ये न्यूज में क्यों आया है? न्यूज में इसलिए आया था कि अभी इसकी एज कम करने की बात हो रही है, ठीक है। इसकी एज जो है किशोर न्याय वाली बात और कम हो रही है, तो देखते हैं कितना कम करते हैं। यह प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियों का गठन करता, दोनों में कम से कम एक महिला होनी चाहिए। ध्यान रखना कि ये किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति दोनों में क्या है, महिला का होना जरूरी है, ठीक है। चलिए अगला देखें क्या है। ब्रू ट्राइब्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कि वो कहाँ पे पाए जाए, उनके बारे में कौन सा कथन सही है। हाँ, उन्हें रिंग्स भी कहा जाता है, उत्तर पूर्वी राज्यों त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मिजोरम में फैले हुए हैं। बात सही है या फिर गलत है? तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। होजागिरी लोक नृत्य जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, ब्रू लोगों के द्वारा किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना कि ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा जब सही है तो इसका सही उत्तर सी होना चाहिए, ठीक है। तो ब्रूस ब्रूस जनजाति जिसे रिंग्स के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो ब्रूस जनजाति को रिंग्स के रूप में भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। ये मिजोरम से रिंग्स नाम से जाना जाता है। मिजोस से जाति रूप से अलग है, ठीक है। तो ब्रूस जो हैं मिजो जनजाति से ये अलग होते हैं, इनकी अपनी अलग भाषा है, इनकी बोली भी, ठीक है। त्रिपुरा के 21 अनुसूचित जातियों में से एक है। तो ब्रूस जो है त्रिपुरा की 21 जनजातियों में से एक है। त्रिपुरा, मिजोरम और दक्षिणी असम के कुछ हिस्सों में ब्रूस पाए जाते हैं और त्रिपुरा में सबसे अधिक आबादी इनकी है, ठीक है। फैले तो हैं त्रिपुरा, मिजोरम, दक्षिणी असम में, लेकिन त्रिपुरा में इनकी आबादी सबसे ज़्यादा है, ठीक।
हुजगिरी लोक नृत्य जो है ब्रू लोगों से संबंधित है, ठीक है, ब्रू लोगों से संबंधित है हुजगिरी नृत्य, लोक नृत्य है, जो किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा और युवा लड़कियों, युवा लड़कियां उसमें शामिल होती हैं, महिलाएं शामिल होती हैं। उसमें क्या होता है कि 4 से 6 सदस्य उसमें होते हैं, ठीक है, मतलब महिला और लड़कियां जो होती हैं उसमें 4 सदस्य उसमें शामिल होते हैं। उसमें गाना गाया जाता है, फिर एक मिट्टी का घड़ा अपने सर पे लिए रहते हैं जिसका संतुलन बना रहता है, ठीक है। सिर पर एक बोतल जैसे अन्य प्रॉप का प्रबंधन भी कर लेते हैं। अगर मान लीजिए मटका नहीं है, मिट्टी का घड़ा नहीं है, तो बोतल वोतल भी रख लेते हैं, जबकि केवल आधा हिस्सा इनका शरीर रहता है, ठीक है ना। मतलब ये क्या है कि बोतल है या मटका जो भी है, अगर बोतल है तो क्या करते हैं, उसको उसका वो आधा आधा उसको काट लेते हैं, फिर उसको अपने सर पे रख के डांस करते हैं। यही उनका हुजगिरी लोक नृत्य है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ओपन क्रेडिट इनेबल नेटवर्क, ओपन क्रेडिट इनेबल नेटवर्क के बारे में बताना कौन सा कथन सही है। तो इसे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया था, सही है या फिर गलत है? तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है ये ऋणदाताओं और बाजार के लिए एक सामान्य भाषा के रूप में काम करते हैं और बड़े पैमाने पर नवीन वित्तीय ऋण उत्पादों का उपयोग और निर्माण करते हैं, ठीक। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्या है कि ऋणदाता बाजार के लिए सामान्य भाषा के रूप में काम करते हैं, साथ ही बड़े पैमाने पर नवीन वित्तीय ऋण उत्पादों का उपयोग और निर्माण भी करते हैं। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही हुआ। और दूसरा स्टेटमेंट सही, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, ठीक है, इसकी बी इसका सही उत्तर। हाँ देखिए, OCEN क्या है? एक क्रेडिट प्रोटोकॉल इंफ्रास्ट्रक्चर है। OCEN क्या है? क्रेडिट प्रोटोकॉल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सभी बड़े बैंकों ध्यान रखना, उसके अलावा NBFC सहित लोन सर्विस प्रोवाइडर्स जो भी हैं, उनमें फिनटेक है, मेन स्ट्रीम लेडर्स है, के बीच की बातचीत में मध्यस्थता करेगा ये, ठीक। यह एक थिंक टैंक है, इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री राउंड टेबल किया आई स्पिरिट द्वारा विकसित किया गया है। मतलब आई स्पिरिट के द्वारा विकसित किया गया एक थिंक टैंक है। आई स्पिरिट का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री राउंड टेबल, ठीक। ओपन क्रेडिट एनेबल नेटवर्क क्रेडिट को लोकतांत्रिक करेगा, छोटे व्यवसायों की मदद करेगा, ध्यान रखना। उधारदाताओं बाजार के लिए एक आम भाषा के रूप में काम करे, जो बड़े पैमाने पर नवीन वित्तीय ऋण उत्पादों का उपयोग और निर्माण करेगा, ठीक है। इतना चीज़ें इसके बारे में सही है, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, नई स्टार्ट नाम से एक संधि है, ये समाचारों में आई थी, किसके किसके बीच है? तो हम आपको बताएं, तो ये अमेरिका और रूस के बीच में है, ठीक है। किसके किसके बीच में है? अमेरिका और रूस के बीच में है। क्या नाम है? स्टार्ट, ध्यान रखना है। देखते हैं क्या है ये। न्यू स्टार्ट संयुक्त राज्य अमेरिका रूसी संघ के बीच एक परमाणु हथियार कमी वाली संधि है। परमाणु हथियार में रोक कर लगाना है उसकी संधि है ये, जिसमें रणनीतिक कमी, हथियारों की आगे कमी और सीमा के लिए उपायों का औपचारिक नाम है ये, ठीक। यह 8 अप्रैल 2010 को 8 अप्रैल 2010 को प्राग में हस्ताक्षरित किया गया था और अनुसमर्थन के बाद 5 फरवरी 2011 को लागू हुआ है। मतलब प्राग में हस्ताक्षरित हुआ था, लेकिन जब इसका समर्थन दिया गया तो ये 2011 से लागू हो गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से बताना है लोकमान्य तिलक द्वारा संपादित किया गया था। कौन कौन से ऐसे समाचार पत्र हैं जो कि तिलक द्वारा संपादित किए गए थे? तो सबसे पहले बता दें, केसरी है, ठीक है। यंग इंडिया नहीं है, मराठा है, ठीक है। यंग इंडिया किसका है? यंग इंडिया किसका है? दूसरे थे, क्या नाम? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट नाम है इनका, ठीक। तो ये किस में निकला है? अंग्रेजी में नहीं, ये मराठी में। केसरी जो है मराठी में प्रकाशित होता था और मराठा जो है अंग्रेजी में होता था,
हमने इसके बारे में कई बार बता रखा है, तो ध्यान रखना। तो पहला और तीसरा इसका सही उत्तर है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए है इसका सही उत्तर। देखते हैं क्या है। देखिए, केसरी मराठा दो साप्ताहिक समाचार पत्र थे। ठीक है। स्वामित्व जिन लोगों की राजनीतिक चेतना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यंग इंडिया किसकी है? महात्मा गांधी की है। अच्छा ठीक है, यंग इंडिया महात्मा गांधी की है। एनी बेसेंट ने निकाला था न्यू इंडिया, जिसने ब्रिटिश शासन की आलोचना देशद्रोह के लिए जेल में डाल दिया गया था। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते क्या है। तो ध्यान रखना, यंग इंडिया महात्मा गांधी का है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट का। ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है 73वां संविधान संशोधन की बात हो रही है, इसमें भाग 10, ये 10 है। ठीक है, ध्यान रखना, ये है भाग 10 को भारत के संविधान में जोड़ा गया था 73वें के द्वारा। सही है या गलत है? तो ये क्या है? सही नहीं है बताना है। तो भाग 10 नहीं जोड़ा गया था, 73 और 74 संबंधित किससे हैं? 73 और 74 स्थानीय शासन से संबंधित है ना। तो तीसरा स्टेटमेंट, वो पहला स्टेटमेंट इसका गलत हुआ, क्योंकि भाग 10 में नहीं, भाग 10 को नहीं जोड़ा गया था। ठीक। दूसरा है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा है। तो ये बात सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। इसमें गलत बताना था कि गलत कौन सा है, तो इसमें गलत है पहला स्टेटमेंट, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है ना। इसका सही उत्तर क्या हुआ? ए हो गया। देखते हैं क्या है। संविधान अधिनियम ने भाग 9 को भारत के संविधान में जोड़ा था, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। आगे है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा है, ये चीज ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है हर पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा भरी जाने वाली सीटों की संख्या का 1/3, मतलब जितनी भी सीटें हैं उनमें से 1/3 से भी कम महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं होगा, मतलब 1/3 जरूर है। ठीक। हालांकि ये नहीं, 1/3 सीटों की गणना अनुसूचित जातियों जनजातियों से जुड़ी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को छोड़कर की जानी चाहिए। सही है या फिर गलत है? पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है, महिलाओं का मतलब महिलाएं होती हैं, वो SC या ST से कोई उनका लेना देना नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। दूसरा है ग्राम स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के कार्यालयों में कोई भी आरक्षण नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये भी दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। क्यों? क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट इसके गलत हैं। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। 1/3 से कम नहीं, प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली जो सीटें रहेंगी, सीटों की संख्या जो होगी, उनमें 1/3 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक, महिलाओं के लिए आरक्षित वही होगी सीटें। ठीक। गांव या किसी अन्य स्तर की पंचायतों में अध्यक्षों के कार्यालय अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, उसमें भी सीटें, जैसे कि राज्य के विधानमंडल में कानून द्वारा प्रदान कर सकते हैं। अगर हम चाहेंगे तो राज्य के विधानमंडल में भी 1/3 हम आरक्षण महिलाओं को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट, एक व्यक्ति को पंचायत का सदस्य होने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है यदि वह 25 वर्ष से कम उम्र का है। सही है या फिर गलत है? देखिए 25 साल नहीं है, 21 साल है। ठीक है ना, तो पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। दूसरा क्या है? संविधान के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 साल होता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके गलत हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। वैसे आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? देखिए कोई भी व्यक्ति इस आधार पर पंचायत का सदस्य होने के लिए अयोग्य नहीं है कि वह 25 वर्ष से कम हो, यदि उस 21 साल की आयु होनी चाहिए। ठीक, 25 नहीं 21।
किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद की सेवा कार्यकाल की शर्तें ऐसी होंगी जैसे कि राज्यपाल निर्धारित करेंगे। उसमें राज्यपाल निर्धारित कर सकते हैं, ना कि उनका 5 साल कार्यकाल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है, ये हमें बताना है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट है कि प्रत्येक प्रत्येक नगर पालिका जब तक कि किसी कानून के तहत जल्द ही भंग ना हो जाए, प्रत्येक नगर पालिका जब तक किसी कानून के तहत जल्द ही भंग ना हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तारीख से 5 साल तक जारी रहेगी। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, 5 साल तक ही होता है कार्यकाल, अगर वो बीच में भंग नहीं होती है तो 5 साल तक तो रहेगी। दूसरा है, एक नगर पालिका का गठन एक नगर पालिका के विघटन से पहले इसकी अवधि समाप्त होने से पहले इसकी पहली बैठक से 5 साल तक जारी रहेगा। मतलब नगर पालिका का जो गठन होना है वो नगर पालिका के विघटन से पहले ही इसकी अवधि, मतलब जब समाप्त हो रही उससे पहले, ऐसा नहीं है। ठीक है, अवधि समाप्त होती उसके बाद गठन होता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है, और गलत पूछा गया था इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है ना, इसका सही उत्तर क्या हो गया, बी हो गया। देखते हैं, इसका सही उत्तर बी है। हाँ, देखते हैं क्या है इसकी व्याख्या। प्रत्येक नगरपालिका जब तक कि किसी कानून के तहत जल्द ही भंग नहीं हो जाती वह पहली बैठक से लेकर 5 साल तक रहेगी, बात सही है। नगरपालिका का गठन एक नगरपालिका के गठन से पहले इसकी अवधि अगर समाप्त होने से पहले शेष अवधि के लिए जारी रहेगा, जिसके लिए भंग की गई नगरपालिका जारी रहेगी। मतलब कि अगर कोई भी नगरपालिका बीच में ही भंग हो जाती है, मान लीजिए 5 साल का कार्यकाल है, 3 साल तक चलती है, उसके बीच में भंग हो जाती है, तो बचा हुआ जो 2 साल का काम है, 2 साल का कार्यकाल, इन्हीं 2 साल के लिए ही चुनाव होगा। ऐसा नहीं फिर से 5 साल का हो जाएगा। ठीक, तो 2 ही साल के लिए चुनाव होता है, इतना ध्यान रखना है। और ये चीज़ सब जगह लागू होती है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव हो, प्रधानमंत्री का चुनाव हो, मुख्यमंत्री का चुनाव, किसी का भी चुनाव हो, बचे हुए कार्यकाल के लिए ही इनको नियुक्त किया जाता है, इनका चुनाव होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है। अनुच्छेद 243 एक्स के तहत गठित वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा करेगा। ठीक है, तो सही है या फिर गलत है। वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा करेगा, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक, दूसरा है कि बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति की तारीख से 6 महीने की अवधि की समाप्ति से पहले एक सहकारी समिति के बोर्ड का चुनाव किया जाएगा। दूसरा भी स्टेटमेंट गलत है। क्यों, अभी देखते हैं इसके, लेकिन दोनों स्टेटमेंट इसमें गलत है। ठीक है, 243 एक्ट के तहत गठित वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा करेगा। पहला स्टेटमेंट गलत, सही है, गलत है। बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति की तारीख से 6 महीने की अवधि की समाप्ति से पहले एक सहकारी समिति के बोर्ड का चुनाव किया जाए। दोनों स्टेटमेंट इसके गलत है। ठीक है, डी इसका सही उत्तर है। देखिए, तो 243 आई के तहत गठित वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा करेगा। ठीक है, वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। देखिए, 243 एक्स जो दिया गया था उसको हम बोल सकते हैं 243 जे। ठीक है, अगर 243 एक्स की जगह 243 ऐसे लिखा होता, 243 ब्रैकेट में या फिर बाहर ही ऐसे लिखा होता। ठीक है ना, एक एक्स मतलब 9, तब भी ये स्टेटमेंट, पहला वाला स्टेटमेंट तब सही हो जाता। ठीक है, ध्यान रखना कि 243 आई एक्स रहेगा 9, तब सही होगा। ठीक, बोर्ड का चुनाव बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति से पहले आयोजित किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बोर्ड के नवनिर्वाचित सदस्य निवर्तमान बोर्ड के सदस्यों कार्यकाल के कार्यालय कार्यकाल की समाप्ति पर तुरंत पद ग्रहण करें, इसलिए दूसरा ही स्टेटमेंट गलत हुआ। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट है कि इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करके ये बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है,
तो सही है बताना, देखते हैं। अशोक मेहता समिति द्वारा 3 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की गई थी, सही है या फिर गलत है? तो अशोक मेहता समिति के बारे में हम बता दें कि इन्होंने 2 स्तरीय की बात की थी, ठीक है, इन्होंने 3 स्तर की बात नहीं की थी। पंचायती राज की स्थापना करने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य था। ये आपको भी पता है कि पहला राज्य कौन सा था। राजस्थान, नागौर जिला, सन था 1959, अक्टूबर का महीना, तारीख थी 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959, राजस्थान, नागौर में, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं इसके। अब जब दोनों गलत हैं तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। इसमें देखिए व्याख्या है, 3 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, ठीक है, कब? नवंबर 1957 में। ध्यान रखना कि इन्होंने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। बलवंत राय मेहता, बी आर मेहता भी इनको बोलते हैं, इनका शॉर्ट नेम है बी आर मेहता, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो बी आर मेहता ने 1957 में जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी उसमें इन्होंने 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था की बात की थी। राजस्थान 1959, नागौर जिला पंचायत राज स्थापित करने पहला राज्य बना, और राजस्थान के बाद आता है आंध्र प्रदेश का नंबर, ठीक है, जिसने 1959 में ही इस प्रणाली को अपनाया था, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि बलवंत राय मेहता 3 स्तरीय, अशोक मेहता 2 स्तरीय समिति, 2 स्तरीय बताए थे। और इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि संवैधानिक स्थिति दिलाने के लिए अशोक मेहता समिति का योगदान रहा है, ठीक। उनके अलावा और भी लोग रहे, एल एम सिंघवी भी रहे हैं उसमें शामिल, तो ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है, स्थानीय निकाय में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, बात सही है या फिर गलत है? तो पहला स्टेटमेंट क्या है, 33% सीटें तो आरक्षित हैं, 243 क्या है, झा करके है, ठीक है, ऐसे। अब हमें इंग्लिश नहीं पता है, ठीक है। तो स्थानीय निकाय में 33% सीटें उनके लिए हैं। भारतीय संविधान के अनुसार स्थानीय सरकार संघीय प्रणाली में एक स्वतंत्र स्तरीय नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार स्थानीय सरकार संघीय प्रणाली में एक स्वतंत्र स्तरीय नहीं है, तो ये गलत है। संविधान के अनुसार भी है और स्वतंत्र भी नहीं है, तो गलत है ना। पंचायतों को दी जाने वाली सहायता भारत के समेकित कोष, भारत के समेकित कोष से क्यों दी जाएगी भाई? तो राज्य का विषय है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें सही पूछा गया था, ठीक। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। देखते हैं क्या है। देखिए 33% आरक्षण, स्थानीय सरकार संघीय प्रणाली में क्या है, एक स्वतंत्र स्तरीय है। हमने क्या बताया था एक दिन, बताया नहीं कभी, तृणमूल लोकतंत्र। तृणमूल लोकतंत्र का मतलब भी, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना है। पंचायतों को सहायता अनुदान राज्य के समेकित कोष से दिया जाता है, बोला था कि भारत से नहीं दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पंचायत प्रणाली के बारे में सही है? इसमें बताना है सही उत्तर, ठीक। पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधान 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं, सही है या फिर गलत है? तो पहला स्टेटमेंट, भाग 9 का प्रावधान जो है वो 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं, बात सही है, ठीक है। दूसरा है कि पेशा को संविधान भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए लागू किया गया था, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें सही पूछा गया, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं, ए सही उत्तर। हाँ देखिए क्या है इसकी व्याख्या, पंचायत संबंधित संविधान का भाग 9 प्रावधान जो है 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, बात सही है। हालांकि संसद इन प्रावधानों को ऐसे क्षेत्रों में विस्तारित कर सकती है
जो इस तरह के अपवादों और संशोधनों के अधीन हो सकते हों। ठीक है। पेशा पंचायत का प्रावधान है। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार अधिनियम है 1996। अनुसूचित क्षेत्रों 5वीं अनुसूची क्षेत्रों के संबंध में है, ना कि जनजातीय। जनजातीय क्षेत्र के बारे में नहीं है, 6ठी अनुसूची तहत नहीं है, लेकिन 5वीं अनुसूची के तहत मतलब अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में होगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखें क्या है। निम्नलिखित में से 73वां संशोधन अधिनियम 92 के अनिवार्य प्रावधानों के तहत नहीं आता है। हमें ये बताना इसमें कौन सा 73वें प्रावधान में नहीं शामिल है। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें देखिए, पंचायतों को लगान वसूली, उचित कर, कर्तव्य, टोल शुल्क के लिए अधिकृत करना, सही है। सभी स्तरों पर पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करना। पिछड़े वर्गों की सीटों का आरक्षण की बात नहीं हुई है, ये ध्यान रखना। उसमें महिलाओं के आरक्षण की बात की गई थी, ये बात सही है। ठीक, तो मतलब 73 के प्रावधान की बात हो रही है यहाँ पे। 73 के प्रावधान के तहत नहीं आते हैं ये सभी, ये दोनों ही। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, सी इसका सही उत्तर है। अब देखिए, इसके कुछ स्वैच्छिक प्रावधान मतलब अपनी इच्छा से, और कुछ हैं अनिवार्य। अब स्वैच्छिक में क्या आते हैं? किसी स्तर पर पंचायतों में पिछड़े वर्ग के लिए सीटों मतलब दोनों सदस्य और अध्यक्ष का आरक्षण प्रदान करना, ये स्वैच्छिक है। आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते। ठीक, पंचायतों को वित्तीय शक्तियां प्रदान करना, यानी उन्हें कर, शुल्क, ठीक है, वसूलना, ये सब क्या है? स्वैच्छिक विषय है। ठीक, स्वैच्छिक प्रावधान है। लेकिन अनिवार्य प्रावधान क्या है कि तीनों स्तरों पर पंचायतों में SC ST के लिए सीटों का आरक्षण होगा, तीनों स्तर पर। ठीक है ना, इसलिए पहला कथन और दूसरा अनिवार्य प्रावधान के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक ना, तो ये ध्यान रखना है, अनिवार्य और स्वैच्छिक में क्या है क्या क्या नहीं है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, भारत में शहरी स्थानीय निकायों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें बताना है किसमें स्थानीय शहरी निकायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, हमें ये चीज़ बतानी है इसमें। तो देखिए, अधिसूचित क्षेत्र समिति पूरी तरह से नामांकित निकाय है, तो ये गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र समिति पूरी तरह से नामांकित निकाय नहीं है। ठीक, दूसरा है कि महापौर एक नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते, बात सही है ये। ठीक है, दूसरा है कि एक नगर निगम में 2 अधिकारी होते हैं, अर्थात स्थायी समिति और आयुक्त, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा क्या गया है कि सही नहीं मतलब गलत कौन सा है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हुआ, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 मिनट, अधिसूचित क्षेत्र समिति पूरी तरह से नामांकित निकाय है, सही नहीं पूछा गया है, गलत पूछा गया है। अधिसूचित क्षेत्र समिति पूरी तरह से नामांकित निकाय है, तो बात सही है। ठीक है, महापौर नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, महापौर पार्षद ये सब होते। ठीक है, तो ये गलत है। एक नगर निगम में 2 अधिकारी होते हैं, स्थायी समितियां होती। स्थायी समितियां क्या होती होंगी? तो इसका दूसरा और तीसरा गलत है, पहला इसका स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गलत पूछा गया था तो गलत हमें बताना था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है ना, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखते हैं क्या है। अधिसूचित क्षेत्र समिति पूरी तरह से नामांकित निकाय है, बात सही है। नगरपालिका आयुक्त परिषद उसकी स्थायी समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, नगरपालिका जो आयुक्त होता है वो परिषद और उसकी स्थायी समितियों द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है। इस प्रकार वह निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। कौन? नगरपालिका आयुक्त। एक नगर निगम में 3 प्राधिकरण होते हैं, कौन कौन से? परिषद, स्थायी समिति और आयुक्त। ध्यान रखना है, तो परिषद, स्थायी समिति और आयुक्त। ठीक है ना, तो 3 स्तर होते हैं इसमें, 3 प्राधिकरण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मिसाइल है और उससे संबद्ध देशों के बारे में बताना हमें। ठीक है, तो देखते हैं इनमें कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। इसमें हमें सही जोड़ा बताना है, तो देखते हैं।
देखिए, स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सही है इजराइल। सी सी सिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ईरान की है, सही है या गलत है? देखिए चारों में अभी पहला है, ठीक। हार्पून मिसाइल, हार्पून मिसाइल कहाँ की है? यूएस की है, ये तो सही है। दूसरा वाला समझ में नहीं आया अभी तक। तीसरा है S4 ट्राइब मिसाइल, रूस की है। तो पहला तीसरा चौथा तो सही है, पहला तीसरा चौथा सही है, ठीक है। दूसरा गलत है, क्यों? ईरान से तो नहीं है, ये नाम इसका कुछ अजीब टाइप का है, तो ये ईरान की तो नहीं है, क्योंकि नाम इसका कुछ ईरान से मिलता जुलता नहीं दिख रहा, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो इसका गलत है, ठीक। तो इसका सही उत्तर सी होना चाहिए वैसे। देखते हैं, पहला तीसरा चौथा सी, सी इसका सही उत्तर। हाँ, देखिए क्या है, स्पाइक एंटी गाइडेड है इजराइल, त्रिकोण हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल रूस की है, सी हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यूएस का है, और S-400 ट्रायम्फ मिसाइल रूस की है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सी हॉक को हार्पून भी बोला जाता है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता सलाह के आधार पर ही सदन को बुला सकता है, उपकृत कर सकता है, भंग कर सकता है, सही है या फिर गलत है? ठीक है, तो ये बात तो सही है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के आधार पर ही ऐसा काम कर सकता है, तो सही बात है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ सही है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, इससे ही जैसे कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा, उसी तरीके से जैसे प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। तो दोनों ध्यान रखना है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, सही पूछा गया था ना। देखते हैं अनुच्छेद 164 क्या है। मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, अन्य मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल की कुछ दौरान मंत्री पद धारण करेंगे, राज्यपाल मतलब प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, सही है। राज्य की विधानसभा के लिए मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है, तो ये तो आपको पता कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है विधानसभा या फिर लोकसभा के प्रति, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान पता है। 13 जुलाई 2016 को नबाम रबिया, ये कौन सा केस भाई? नबाम रबिया बनाम उपसभापति में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला किया कि एक राज्यपाल अपने विवेक को नियोजित नहीं कर सकता और उसे कैबिनेट की सहायता और सलाह का पालन करने के लिए कड़ाई से पालन करना चाहिए, ठीक है। तो नबाम रबिया बनाम उपसभापति में के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि 5 जजों की बेंच ने बोला है कि राज्यपाल अपने विवेक को नियोजित नहीं कर सकता, उसमें मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह की ज़रूरत होती है और उसका पालन करना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये मामला किससे संबंधित है? नबाम रबिया बनाम उपसभापति, ठीक। राज्यपाल केवल प्रधान के रूप में मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद की सहायता सलाह के आधार पर सदन को बुला सकता है, उसको उपकृत कर सकता है, उसको भंग भी कर सकता है, और अपने दम पर नहीं, मतलब बेंच ने आयोजित किया था। किसने? ये 5 जजों की बेंच ने ऐसा बोला था कि राज्यपाल ये काम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मतलब मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार ही सभा बुलाएंगे, उसको उपकृत कर सकते हैं और उसे भंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसका। अब देखिए, इसमें सही जोड़ा बताना है कि कौन सा जोड़ा सही है और कौन सा जोड़ा गलत है, ठीक है। देखते हैं कौन सा जोड़ा गलत है, सही ढंग से मेल बताना हमें। तिरूर पान का पत्ता तमिलनाडु है या फिर केरल है? गलत है,
केरल है, ठीक। पलानी पंचतीर्थम, ये कहाँ का है? पलानी पंचतीर्थम ये जो है तमिलनाडु या आंध्रा में है, ठीक है ना। तो दूसरा भी स्टेटमेंट बहरहाल गलत है, क्योंकि ये केरल का नहीं है, ये कन्फर्म है। पहला स्टेटमेंट, पहला जोड़ा भी गलत है, वो केरल का है। तल्लोह पुआन ये कहाँ का है? पहला और दूसरा तो गलत है। अकेले तीन तो कहीं दिख नहीं रहा, कि अगर तीन मान लीजिए सही भी होगा तो अकेले कहीं तीन दिख नहीं रहा है, और पहला बिल्कुल गलत है, दूसरा भी गलत ही है क्योंकि वो केरल में नहीं है, ठीक। तो तीसरा भी जब अगर अकेले कहीं स्टेटमेंट नहीं दिख रहा तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि तीनों ही सही से मेल नहीं खा रहे हैं। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ की जीआई टैग हैं सब। देखिए 2019 में 4 नए उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। इसमें देखिए पलानी पंचतीर्थम तमिलनाडु, हमने बोला था केरल नहीं है, ठीक। मिजोरम का है तल्लोपुहान कहाँ का है? केरल का है। मिजोरम मिजोपुंची मिजोरम है, केरल का है। केरल बेताल पत्ता मतलब पान, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, केरल में तिरूर पान का पत्ता, मिजोरम मिजोपुंची, मिजोरम में ही तल्लोपुहान, और पलानी पंचतीर्थम तमिलनाडु से है। इतना ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। देखिए अगला प्रश्न है, ये कारवा नहीं है, करेवा है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। करेवा है, वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई लिखने में। तो करेवा के बारे में पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो कश्मीर जम्मू की घाटी में जमा है, बात सही है, कश्मीर में ही पाया जाता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही, कश्मीर जम्मू में पाया जाता है। वे रेत, गाद, मिट्टी, शैल, लिग्नाइट, बजरी, लोबिक तलछट से बने हुए हैं, ये भी बात सही है। हमने बताया था कि नदी निक्षेप से निर्मित है, नदी निक्षेप से निर्मित है ये, ठीक है ना। तो नदी निक्षेप से निर्मित है तो रेत पाई जाएगी इसमें। केसर, बादाम, अखरोट, सेब बागों की खेती में मदद करते हैं। केसर में तो है, बाकी अखरोट, सेब बागों की खेती में कुछ कंफ्यूजन है ना। तो पहला और दूसरा तो सही है। स्टेटमेंट इसके देखते हैं कैसे क्या है। देखिए पहला और दूसरा तो सही है, डी इसका सही उत्तर है, ठीक है, दिख गया है। तो इसका तीनों सही है, ध्यान रखना, इसके तीनों ही उत्तर सही हैं स्टेटमेंट। करेवा कश्मीर में पाया जाता है, झील में जमा हुआ, ठीक है। ग्रेट हिमालय पीर पंजाल में है, ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल रेंज के बीच में है। कहाँ पे? ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल रेंज में। स्तनधारियों को जीवाश्म और पीठ द्वारा स्थानों पर चित्रित किया जाता है, ठीक। करेवा का गठन प्लीस्टोसीन काल में हुआ था, इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। प्लीस्टोसीन काल में इसका गठन हुआ है, जब कश्मीर की पूरी घाटी पानी में थी। यह उस समय बना हुआ है जब कश्मीर घाटी पानी में डूबा हुआ था। पीर पंजाल के उदय के कारण जल निकासी को बाधित किया गया था और लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की एक झील विकसित की गई। इस प्रकार एक बेसिन का गठन हुआ, ठीक है। पीर पंजाल जब उभार आया तो एक झील बन गई, झील बनी तो लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, और वही बाद में बेसिन बन जाती, ठीक। फिर क्या है, प्रक्रिया में बची हुई जमाओं को करेवा के रूप में जाना जाता। करेवा की मोटाई लगभग 1400 मीटर है, ठीक है। करेवा जमा रेत, गाद, मिट्टी, सेल, लिग्नाइट, बजरी, लोबिक अवसादों से जमा है, इसलिए यह घाटी में कृषि और बागवानी प्रथाओं के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। केसर के अलावा यहाँ पर बादाम भी पाया जाता है, अखरोट भी पाया जाता है, सेब है, बागों की खेती यहाँ पे की जाती है। तो ध्यान रखना है, हमने केसर के बारे में क्या बताया था, सबसे अधिक ऊंचाई पर उत्पादित मसाला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। चलिए अगला प्रश्न देखें क्या है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन क्या है? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के बारे में कौन सा कथन सही है बताना है। तो देखते हैं इसमें कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए भारतीय फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरणों के लिए एक राष्ट्रीय नियामक संस्था है, बात सही है, ठीक है। CDSCO
भारतीय फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरणों के लिए एक राष्ट्रीय नियामक संस्था है। यह स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है, बात सही है। दवाओं की बिक्री और वितरण का विनियमन इसकी प्राथमिक चिंता है। प्राथमिक चिंता क्यों हो सकती है? तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो इसका पहला और दूसरा सही है, सही पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इसकी व्याख्या देखते हैं, बी सही उत्तर है। देखते हैं क्या है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन भारतीय फार्मास्यूटिकल चिकित्सा उपकरणों के लिए राष्ट्रीय नियामक संस्था है। ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के तहत केंद्र सरकार को सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिए केंद्रीय औषधि प्राधिकरण, किसके? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत केंद्र के सरकार के द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करने का, ठीक। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत ड्रग्स के निर्माण, बिक्री, वितरण का विनियमन मुख्य रूप से राज्य के अधिकारियों की चिंता का विषय है, जबकि केंद्रीय अधिकारी क्या करते हैं? इसमें न्यू ड्रग्स देश में क्लिनिकल ट्रायल के अनुमोदन के लिए जिम्मेदार हैं, ड्रग्स के मानकों को नीचे रखते हुए आदि, ठीक। आयातित दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण और राज्य औषधि नियंत्रण संगठनों की गतिविधियों का समन्वय होता है। तो ये ध्यान रखना इसका काम क्या है, ठीक। फिर यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है, बात सही है। अब क्या आप जानते हैं इसमें? देख लीजिए क्या है कि CDSCO के भीतर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, क्या है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया दवा और चिकित्सा उपकरणों को नियंत्रित करता है। कौन? DGCI, क्या? DCGI जो है दवा और चिकित्सा उपकरणों को नियंत्रित करता है, CDSCO के अंतर्गत ही। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अनुसार दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करता है। कौन? राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, ध्यान रखना इसका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही नहीं है। देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है कि प्रत्येक राज्य के विधान परिषद के लिए प्रत्येक द्विवर्षीय चुनाव से पहले ऐसी परिषद होने पर राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सहायता के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। सही है या फिर गलत है? पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरा है, मतलब सही नहीं पूछा गया, गलत पूछा गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा, संविधान के अनुसार क्षेत्रीय आयुक्तों का कार्यकाल राष्ट्रपति के नियम अनुसार होगा, तो ये भी बात सही है। और दोनों स्टेटमेंट जब सही हैं, गलत पूछा गया तो इसका सही उत्तर डी होना चाहिए। इसका सही उत्तर डी होना चाहिए, हाँ ठीक है, डी इसका सही उत्तर होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, प्रत्येक राज्य के विधान परिषद के लिए प्रत्येक द्विवार्षिक चुनाव से पहले ऐसी परिषद होने पर क्या होगा कि राष्ट्रपति चुनाव आयोग के साथ परामर्श के बाद भी नियुक्त कर सकता है, ठीक। जैसे वह क्षेत्रीय आयुक्तों के साथ आयोग में दिए गए कार्यों के प्रदर्शन में चुनाव आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझेगा। तो चुनाव आयुक्तों क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा कार्यकाल की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की नियम के अनुसार होती हैं, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखते हैं कौन सा कथन सही है। किसी राज्य का विधानमंडल समय समय पर कानून बना सकता है जहां तक संसद की ओर से उस प्रावधान नहीं हो तो चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन में तैयारी सहित मतदाता सूची के रूप में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरा है, प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 2 मतदाता सूची होगी, एक संसद के किसी भी सदन के चुनाव के लिए, संसद के किसी भी सदन के चुनाव के लिए, क्यों सिर्फ लोकसभा के चुनाव के लिए होती है, राज्यसभा के चुनाव के लिए कौन सा होता है ना, और एक राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनाव के लिए। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्य की विधानसभा, इन दोनों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। तो ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना है हमेशा, ये किसी भी सदन की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? ये हो सकता है ना, देखते हैं, ये सही उत्तर। हाँ चलिए इसकी व्याख्या देख लेते क्या है। व्याख्या है कि इस संविधान के प्रावधानों के अधीन और संसद की ओर से इस प्रावधान नहीं किया गया है कि राज्य के विधानमंडल समय समय पर कानून संबंधित सभी मामलों के संबंध में या प्रबंधन संबंध में प्रावधान कर सकते हैं। मतलब
कि कोई भी ऐसा प्रावधान जिसमें वो किसी संसद के प्रावधान के अधीन ना हो या संविधान के प्रावधान के अधीन ना हो, तो विधानमंडल ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है। सदन या राज्य के विधानमंडल के सदन में के चुनाव जिसमें मतदाता सूची तैयार करना, ऐसे सदनों के नियत संविधान को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामले इसमें शामिल होते हैं। ठीक, सही है। दूसरा है कि संसद के सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन के चुनाव के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सामान्य मतदाता सूची होनी चाहिए। तो एक होनी चाहिए ना, दो नहीं चाहिए होगी। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्या है भाई, इस पे बताना कौन सा कथन सही है। तो इसके पास अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी, सही है या फिर गलत है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि अपनी प्रक्रिया को विनियमित कर सकता है। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती, ये गलत है। इसके बारे में आप पॉलिटी में पढ़े होंगे अच्छे से कि प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति नहीं करता। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है ना, ए सही उत्तर इसका। हाँ, देखिए इसमें वही है कि अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति है। दूसरा है राष्ट्रपति द्वारा चुनाव किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव मतलब उनको नियुक्त करे, वो मुहर लगा के उनको दे देते। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि पिछड़ा वर्ग राष्ट्र का राष्ट्रीय आयोग जो है ओबीसी कमीशन क्या है इसमें, इसके बारे में बताना कौन सा कथन सही नहीं मतलब गलत कौन सा है, ये बताना हमें। ठीक है, देखते हैं कौन सा गलत है। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सामाजिक आर्थिक विकास भाग लेना और सलाह देना आयोग का कर्तव्य होगा, सही है या कि गलत है। सही नहीं ये पूछा गया है, तो ये गलत है। दूसरा है आयोग संविधान 90 मतलब 92 दूसरा नहीं, 92 नहीं लिखा गया, तो 92 है, अधिनियम के माध्यम से एक संवैधानिक निकाय बन गया, तो ये भी गलत है। ठीक है ना, तो 92 अधिनियम नहीं था। तो पहला और दूसरा जब दोनों गलत है, इसका सही उत्तर क्या होगा, सी होगा। क्यों, क्योंकि गलत पूछा गया था, सी सही उत्तर इसका है। देखिए, सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को सामाजिक आर्थिक विकास में भाग लेना और सलाह देना संघ और किसी भी राज्य के तहत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन भी करना होता है आयोग का कर्तव्य। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है क्या क्या काम रहेगा इनका। इसके अलावा 102 संशोधन के तहत ओबीसी कमीशन बनाया गया है 2018 में, संवैधानिक निकाय बना 102 के तहत। ठीक है, ये भी चीज आपको याद रखनी है, 102 के तहत ऐसा हुआ है। अगला प्रश्न है, संविधान के इसमें बताना कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं। देखिए, संविधान के अनुसार संसद अपने कार्यों के प्रदर्शन में माल और सेवा कर जीएसटी परिषद द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण करेगी, तो सही है या फिर गलत है। गलत है। संविधान के अनुसार संसद अपने कार्यों के प्रदर्शन में, तो ये तो गलत है, जीएसटी परिषद। ठीक है ना। दूसरा है जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के हर फैसले को गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के कुल सदस्यों के 3/4 से भी कम वोटों के बहुमत से एक बैठक में लिया जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट इसका गलत हो गया। पूछा क्या गया है, सही कौन सा है, तो सही एक भी नहीं, इसलिए सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। इसकी व्याख्या डी इसका सही उत्तर है। संविधान के अनुसार द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल अपने कार्यों के प्रदर्शन में प्रक्रिया का निर्धारण करेगा, ना कि संसद करेगा। ठीक है, यही जीएसटी काउंसिल खुद करेगी। ठीक, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल का हर फैसला बैठक में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 3/4 से अधिक नहीं, कम मतों के बहुमत से लिया जाएगा। स्टेटमेंट में क्या बोला था कि 3/4 से भी कम वोटों के बहुमत से बैठक में लिया जाए कुल सदस्य की बात यहाँ हुई थी यहाँ पे, लेकिन क्या है, कुल सदस्य तो ठीक है, बैठक में उपस्थित जो हैं और मतदान करने वाले, ये ध्यान रखना, बैठक में उपस्थित कौन है और मतदान कितने लोग करें, उनका 3/4 चाहिए, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक है,
तो देखिए, पहला स्टेटमेंट, राज्य के राज्यपाल प्रत्येक 5 साल के बाद पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। बात सही है, तो राज्यपाल ही करेंगे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही हुआ। दूसरा क्या है कि राज्यपाल आयोग की सिफारिशों को राज्य विधायिका के समक्ष की गई कार्रवाई के साथ रखेगा। ठीक, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? सी है। ठीक है, सी सही उत्तर हो। राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्षों के बाद पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। राज्यपाल आयोग की सिफारिशों को राज्य विधायिका के समक्ष की गई कार्रवाई के साथ रखेगा। दोनों स्टेटमेंट सही थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है, मतलब गलत कौन सा, ये बताना हमें। देखिए कौन सा कथन गलत भाई। तो 280 एक वित्त आयोग को अर्धसंघीय निकाय के रूप में प्रदान करता है। सही नहीं ये पूछा गया है, तो हमें ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 280 एक वित्त आयोग को अर्धसंघीय निकाय के रूप में प्रदान करता है, गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है। संविधान में भारत में राजकोषीय संघवाद के संतुलन चक्र के रूप में वित्त आयोग की परिकल्पना की गई है। बात सही है। ठीक है, राजकोषीय संघवाद के संतुलन को बनाने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक, 15 वित्त आयोग की अध्यक्षता श्री NK सिंह 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले 5 वर्षों के लिए सिफारिश कर रहा, मतलब तो NK सिंह अध्यक्ष बनेंगे अब 2020 से जो शुरू होने वाला है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्यों गलत पूछा गया? तो पहला स्टेटमेंट गलत था। ठीक है, ये सही उत्तर। ठीक, देखिए अनुच्छेद 280 जो है वो एक वित्त आयोग क्या अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में प्रदान करता है। ठीक, अर्ध न्यायिक निकाय है, अर्ध संघीय नहीं। ठीक, राजकोषीय संघवाद का तात्पर्य केंद्र और संघीय इकाइयों के बीच वित्तीय शक्तियों और जिम्मेदारी के विभाजन से है। भारतीय संविधान राजकोषीय संघवाद के चक्र को संतुलित करने के लिए क्या किया है? 280 के तहत वित्त आयोग प्रदान करता है। ठीक, 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता श्री NK सिंह 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने 5 वर्षों की सिफारिशें करते हैं। ठीक, तो दूसरा और तीसरा सही था, पहला स्टेटमेंट गलत था, इतना ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, तो राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग की संरचना निर्धारित करते हैं। बात सही है। इनकी संख्या निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, इनकी संख्या संविधान में निर्धारित नहीं की गई है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यूपीएससी क्षेत्राधिकार को संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है, ये भी बात सही है। किसी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों पदों का आरक्षण करते समय यूपीएससी से सलाह नहीं ली जाती है, ये भी बात सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, सही कथन पूछा गया था, इसलिए सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? डी है। यूपीएससी, हाँ डी है इसका सही उत्तर, डी है। देखते हैं, राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग की संरचना निर्धारित करता है। यूपीएससी क्षेत्राधिकार को संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है। किसी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्ति या पदों का आरक्षण करते समय यूपीएससी से सलाह नहीं ली जाती है, ये भी बात सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखने क्या है। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के काम है? अब राष्ट्रीय आयोग का मतलब अनुसूचित जाति के जो राष्ट्रीय आयोग है उसके काम के बारे में बताना है। कौन कौन से काम हैं राष्ट्रीय आयोग के अनुसूचित जाति वाले, देखते हैं क्या क्या है काम इसके। देखिए, एससी के लिए मतलब अनुसूचित जाति के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी, उसके कामकाज का मूल्यांकन करना, पहली चीज। ठीक है, सही है। दूसरा है, संविधान के अनुसार संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी, ये भी बात सही है। आयोग उनके कामकाज पर संसद को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो संसद को देंगे या फिर राष्ट्रपति को देंगे? ठीक है, तो ये जो है राष्ट्रपति को देते हैं, संसद को नहीं देते हैं। ठीक है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है, सही उत्तर इसका हो गया सी। ठीक है ना, चलिए देखते हैं सही उत्तर। हाँ,
एससी के लिए संवैधानिक अन्य कानूनी सुरक्षा उपाय संबंधित सभी मामलों की जांच, निगरानी, उनके कामकाज का मूल्यांकन इनका काम है। संविधान के अनुसार संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेंगे। सही है। आयोग अपने काम पर राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, संसद को नहीं, राष्ट्रपति को देते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर बताना है कि संवैधानिक निकाय कौन कौन से नहीं है। कौन कौन से संवैधानिक निकाय नहीं है, हमें ये चीजें बतानी है। देखिए, एसटी आयोग है, ठीक है, मानवाधिकार आयोग, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। अब देखिए पहला तो नहीं है, तो बी गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं, पहला तो है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। ठीक है, संवैधानिक निकाय नहीं वो बताना हमें, तो बी इसमें नहीं होगा। ठीक है, उसके आगे देखते हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नहीं है। ठीक है, संवैधानिक निकाय नहीं है, ये गलत करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो नहीं है उनको बताना है। तो इसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हो गया, क्योंकि अभी तक इसका कोई आयोग नहीं बना है और हमने नहीं पढ़ा। ठीक, तो दूसरा गलत है। तीसरा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया है क्या? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी नहीं बना है अभी तक। संविधान में संवैधानिक निकाय की बात हो रही है, तो उसमें उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा और तीसरा हो गया, अब 2 3 हो गया। ठीक है, राज्य का महाधिवक्ता संवैधानिक पद है। ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता संवैधानिक पद है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, अब देखिए 2 3 तो हैं, तो 2 3, अब पांचवा नहीं है तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब सी या ए हो सकते हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, विशेष आयोग, ये भी है। तो दूसरा और तीसरा इसका सही उत्तर होगा, और सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये दोनों संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, ये देखिए एससी आयोग, एसटी आयोग, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, राज्य के एडवोकेट जनरल, ये सब संवैधानिक निकाय हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ध्यान रखना सबको, 92 राष्ट्रीय महिला आयोग, 93 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, 93 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये भी 2007 में बनाया गया। ये सब संवैधानिक निकाय सांविधिक निकाय हैं, संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, तो संवैधानिक निकाय और सांविधिक निकाय, सांविधिक निकाय में कौन कौन से? महिला आयोग 92, 93 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 93, 2007 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये सांविधिक निकाय हैं, ना कि संवैधानिक निकाय हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। देखते कौन सा कथन सही है भाई। पहला स्टेटमेंट है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सार्वजनिक अधिकारियों और निजी व्यक्तियों दोनों के खिलाफ जारी की जाती है। क्या सही है या फिर गलत है? ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट आ गया, इसका उत्तर सामने आ गया, जाने देते। तो इसका देखिए सी इसका सही उत्तर दिख रहा है, तो हम सी सीधे कर देते। ठीक है, ये हमें भी ध्यान नहीं था थोड़ा सा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सार्वजनिक अधिकारियों और निजी व्यक्तियों दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। सही है। रिट जारी नहीं की जा सकती जहां कार्यवाही विधायिका अदालत की अवमानना के लिए होती है। ठीक है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट इसके सही है, इसलिए सही उत्तर इसका सी हो गया। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सार्वजनिक अधिकारी, निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। दूसरी ओर रिट वहां पे जारी नहीं हो सकती जहां पे क्या है, नज़रबंदी वैध है, कार्यवाही विधायिका अदालत की अवमानना के लिए है, नज़रबंदी एक सक्षम न्यायालय द्वारा और डी नज़रबंदी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगी, वहां पे बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं जारी किया जा सकता। ठीक है, इतना ध्यान रखना है किस किस स्थिति में नहीं किया जाएगा। नज़रबंदी वैध होगी तो नहीं होगा, कार्यवाही विधायिका अदालत की अवमानना के लिए होगा तो भी नहीं किया जाएगा, नज़रबंदी अगर एक न्यायालय द्वारा किया गया तो भी नहीं किया जाएगा। ठीक, और तीसरा है नज़रबंदी अगर न्यायालय क्षेत्र से बाहर है तो भी आप उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन के संदर्भ में बताना कौन सा कथन सही है।
देखिए, इसे एक व्यक्तिगत मंत्री, मंत्रियों के समूह, मंत्रियों की पूरी परिषद के खिलाफ स्थानांतरित किया जा सकता है। सही है या फिर गलत है? तो सही पूछा गया ना, तो पहला तो गलत है। ठीक है। दूसरा है, इसे लोकसभा में इसकी गोद लेने के कारणों को बताना चाहिए। मतलब अविश्वास, नो कॉन्फिडेंस अगर मोशन लाया जाता है तो लोकसभा में इसके कारण को बताना होता है क्या? सही उत्तर बताना है, तो दूसरा भी गलत ही है। ठीक है, क्योंकि कारण का कोई हमें नहीं पता है, कारण तो ऐसा नहीं होता, कारण बताना पड़े। ठीक। तीसरा है कि प्रस्ताव को भर्ती करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो ये बात तो सही है। ठीक है ना। तो ये तीसरा स्टेटमेंट इसका सही है और सही उत्तर इसका बी हो जाएगा, क्योंकि सही उत्तर पूछा गया था, इसलिए बी उत्तर सही है। देखिए, अनुच्छेद 75 याद रखना, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थ क्या है? मंत्रालय तब तक पद पर रहेगा जब तक उसे लोकसभा के अधिकांश सदस्यों का बहुमत विश्वास प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में, लोकसभा विश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रालय को पद से हटा सकती है। प्रस्ताव को भर्ती करने में 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। ठीक। देखिए, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ध्यान रखना, पहले ही दिख गया आंसर इसमें। ठीक है ना। चलिए, यह सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है भारत का, पूरे भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। रिजर्व क्या है? तेलंगाना आंध्रा में है, तेलंगाना और आंध्रा में है। ठीक है ना, इनको ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है देखते हैं भाई। देखिए, होर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। सही है या फिर गलत है? होर्मुज जल संधि की बात हो रही है। होर्मुज जल संधि फारस और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है, तो सही है। ठीक है ना। होर्मुज जल संधि जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। सही है या फिर गलत है? सही है। ठीक है, देखिए कैसे है। देखिए, ये है इधर से और ये इधर एक है। ठीक, ये क्या है आपका? यूएई है। ठीक, और ये वाला भाग है ईरान का, इसके बीच में है ये हॉर्मुज जल संधि। ठीक है, इधर ओमान की खाड़ी और इधर फारस की खाड़ी पड़ जाती है। तो इतना ध्यान रखना, ईरान, यूएई, बीच में ये क्या है, इसका क्या नाम? हॉर्मुज जल संधि। इधर आपका है ओमान की खाड़ी और इधर आपको पड़ जाएगा फारस की खाड़ी। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है, जोड़ रही है। ओमान जो है ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बेसिन देश है। ओमान अभी हमने बताया ना, ये यूएई है, ईरान भी है, यूएई यूएई है, ईरान है, ओमान ओमान भी है ना, ओमान भी इसी में है। ये है यूएई, इसी से लगा हुआ, ऐसे ओमान भी पड़ा हुआ है। कैसे? ये यूएई, ऐसे ओमान, ये ईरान। ठीक है, ये तीनों क्या हैं? हॉर्मुज जल संधि से लगे हुए हैं। ठीक है ना, तो इतना ध्यान रखना। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? सही है, और सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये है, देख लीजिए, हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी के बीच में एक जलडमरू मध्य है। ये फारस की खाड़ी से खुले समुद्र में एकमात्र समुद्री मार्ग प्रदान करता है। दुनिया के सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चोक बिंदुओं में से एक है। ध्यान रखना है। उत्तरी तट पर ईरान है, हमने बताया था। ऐसे ये ईरान है, इधर ये यूएई है। उत्तर में पड़ रहा ना, उत्तर में ईरान हो गया, दक्षिण में आपका यूएई हो गया, और यहीं पे ओमान भी है, ऐसे करके। ठीक है, गुफा मुसद्दाम। ठीक है, सेनकाकू द्वीप, ध्यान रखना है। ठीक है ना, सेनकाकू डियाओ क्या है? ये जापान और चीन के बीच विवाद का क्षेत्र है। ठीक है, चीन और जापान के बीच में।
जापान क्या कहता है सेनकाकुस, चीन बोलता नहीं डियाओ है। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और वीडियो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगली वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।